आधुनिक भारत का इतिहास लूसेंट के नवीनतम संस्करण से हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पढ़ेंगे और पेज नंबर 47 पर है। आइए आगे पढ़ते हैं। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध हुआ, उन सभी युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसी को अंग्रेजी में लिखता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर या फिर फर्स्ट एंग्लो फ्रांसीसी वॉर। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुई। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। यानी कि मैटर था यूरोप का, ऑस्ट्रिया का मैटर था, और उसको लेकर जो है भारत में इन दोनों के बीच में, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली इसमें। और प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्सला-सैपल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार कौन होगा, इसको सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी, इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद था। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद, आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग जो पुत्र था और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हो गया। 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बना। नोट: 1750 में नासिर जंग की फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचन्नापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एक्सला-सैपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचिनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया।
1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब पढ़ते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी कि भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की थी। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। एक और इजारेदार था जिसके ऊपर बारे में हम लोग पढ़े थे। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। मतलब इसने भी शुरू किया था इजारेदारी प्रथा, इससे पहले भी इसके पहले वाले शासक शुरू किए थे। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 63 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नोट: प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान ने प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर को उस समय मुगदलपुर कहा जाता था स्थापित किया। मुंगेर के मुगदलपुर में स्थापित किया। नोट: बंगाल के राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर, यानी कि पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद बना और फिर मुंगेर बना बंगाल की राजधानी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बंगाल के नवाब का ये जो अलग अलग नवाब हैं उनका शासनकाल है। मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727, शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, मीर जाफर 1763 से 1765। यानी कि यदि पूछे कि बक्सर की लड़ाई किसके शासनकाल में हुआ तो मीर जाफर के शासनकाल में। निज़ामुद्दौला 1765 से 1766 और सैफ उद्दौला 1766 से 1770 और मुबारक उद्दौला 1770 से 1775। अब अंग्रेजों के मैसूर से संबंध पढ़ लेते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ।
1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। जैकोबियन क्लब जो था यह फ्रांसीसी क्रांति में एक क्लब हुआ करता था, उससे संबंधित था। प्रथम युद्ध एवं गवर्नर जनरल यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के राजा के बीच जो युद्ध हुआ वो कब हुआ और कौन कौन संधि से खत्म हुआ और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, इसमें वारेन हेस्टिंग थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, इस समय कार्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, इस समय जो थे लॉर्ड वेलेस्ली थे। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था, यानी कि मैसूर का शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। नोट: 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। महत्वपूर्ण संधियां: प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि मद्रास की संधि से खत्म हुई 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि मंगलोर की संधि हुई 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। 43 में हम लोग पढ़ेंगे सिख एवं अंग्रेज। सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक जो थे वो प्रथम गुरु थे और गुरु नानक को सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन यानी कि उनको ज्ञान का आभास हुआ, ज्ञान उनको प्राप्ति हो गई। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी था। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जिसको लवन कहा जाता है प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक या फिर प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और संगीत संकलित हैं। नोट: गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ को सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया।
सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर राय 1645 से 61 ईस्वी हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार यानी कि अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। 5 ककार यानी कि क से शुरू होने वाला 5 वर्ड, जैसे कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली यानी कि कार्य करने की स्थली पावोता थी। गुरु गोविंद सिंह फारसी में जफरनामा लिखे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फरुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात हैं, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1784 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का अर्थ है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान यानी कि बराबर। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ।
अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराज दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। आगे हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल पढ़ेंगे।